हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी व्याकरण का क्लास करवाइए सर। तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं करवा रहे थे। तो आज से जो है आपका हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू होगा। ठीक है, आज से मैं आपको हिंदी व्याकरण की पूरी क्लास करवाऊँगा। ठीक है, तो आज ये पहला क्लास है। ठीक है, आज ये पहला क्लास है और इस क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा जो है कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा से किस तरह का सवाल आता है। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग संज्ञा से रिलेटेड 10-15 MCQ भी देखेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आज से जो है आपका व्याकरण का क्लास शुरू होगा, तो पूरा सभी व्याकरण का क्लास जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है हिंदी व्याकरण का, और वहाँ पर जाकर के आप सभी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि संज्ञा आखिर होता क्या है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। चलिए जानते हैं हम लोग कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। देखिए, संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम के द्योतक शब्द को, ठीक है, संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा का मतलब देखिए, समझिए संज्ञा होता क्या है। देखिए, मान लीजिए किसी का नाम है। ठीक है, जैसे किसी स्थान का नाम है या किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, प्राणी का नाम है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो उस नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो भाव का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो या गुण का नाम हो। ठीक है, तो उन सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे ये देखिए, जैसे अंशु है। ठीक है, अंशु और प्रवार, अब ये क्या है, व्यक्ति के नाम है। ठीक है, व्यक्ति का नाम है, तो ये अंशु संज्ञा है, ये प्रवार संज्ञा है। यहाँ पे चेन्नई है, तो चेन्नई स्थान का नाम है, तो चेन्नई क्या है, एक संज्ञा शब्द है। मकान वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये संज्ञा शब्द है। भलाई भाव का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, इस तरह से और उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे व्यक्ति का नाम है। ठीक है, व्यक्ति का नाम रमेश, कार्तिक, गीता, किंजल, आकाश, हर्ष, ध्रुविक। ठीक है, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये सभी नाम जो है ना, ये सभी नाम ही संज्ञा है। ठीक है, जैसे रमेश शब्द है, किसी का नाम है, तो ये संज्ञा है। कार्तिक नाम है और ये शब्द भी है, तो इसलिए ये संज्ञा है। गीता संज्ञा है, किंजल संज्ञा है। ठीक है, इसी तरह से वस्तु का नाम, जैसे टेबल, लैपटॉप, बुक, दरवाज़ा, गाड़ी, तकिया इत्यादि जितने भी नाम होते हैं किसी भी वस्तु का। ठीक है, घर, मकान, ऑफिस। ठीक है, और भी मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सभी संज्ञा है। ठीक है, जैसे फिर देखिए पशु पक्षी है, मोर, बाघ, सिंह, बकरी, भेड़, हाथी, बिल्ली, सब संज्ञा है। जगह का नाम है, जैसे ताजमहल, राजकोट, पुणे, भारत, नेपाल, पंजाब, इलाहाबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये सब संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर भाव भी है, क्रोध, सुख, दुख, प्यार, नफरत। ठीक है, ईर्ष्या, तो ये सभी चीज़ें संज्ञा है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो एक लाइन में समझिए कि किसी भी वस्तु, प्राणी, ठीक है, जीव जंतु, जगह, स्थान, ठीक है, तो सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कोई जगह है तो जगह संज्ञा नहीं है, उस जगह का नाम संज्ञा है। ठीक है, मतलब किसी का नाम, बस एक चीज़ आप याद रखिएगा, नाम। ठीक है, और किसी का भी नाम हो, कुछ भी चीज़ का नाम हो, बस वह नाम है तो वो संज्ञा है। ठीक है, और वही नाम संज्ञा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रमेश है,
तो रमेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो रमेश शब्द संज्ञा है। ठीक है, चलिए, कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इतना समझाने के बाद तो कन्फ्यूज़न तो नहीं बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये समझिए। देखिए, अगर हम लोग प्राचीन मान्यता की बात करें, ठीक है, मतलब पहले के समय में 5 भेद होते थे। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। ठीक है, जब पहले दूसरे क्लास में होंगे या फिर निचले क्लास में होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी आधुनिक मान्यता की बात करें अगर हम लोग, आधुनिक में जो विद्वान लोग हैं वो लोग संज्ञा को सिर्फ 3 भेद बताते हैं। ठीक है, संज्ञा का सिर्फ 3 भेद बताते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब कहिएगा कि सर ये समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा कहाँ चला गया। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि ये समूहवाचक और ये द्रववाचक कहाँ चला गया। तो आप देखिए, समूहवाचक और द्रववाचक जो है, इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों भेदों को मिला करके इसका भेद बना दिया है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, तो आधुनिक मान्यता के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, और आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और ये दोनों संज्ञा के भेद को जातिवाचक के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आप जानेंगे एक एक करके। हम लोग यहाँ पे 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग 5 भेद के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सवाल 5 से आता है। ठीक है, और 5 पढ़ना भी है। ठीक है, 5 पढ़ना भी है। तो चलिए, पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब ध्यान दीजिएगा कि किसी विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का किसी विशेष नाम है। ठीक है, अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है जैसे नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये संज्ञा है। महात्मा गांधी संज्ञा है। कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा। अहमदाबाद व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, शुभम व्यक्तिवाचक है, किरण व्यक्तिवाचक है, अक्षय, अहमदाबाद, यमुना। ठीक है, तो मतलब किसी विशेष चीज़ का अगर नाम है, ठीक है, तो उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी एग्जाम्पल देखिए, शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। तो ईमानदार प्रधानमंत्री तो बहुत होते हैं, लेकिन किसके बारे में बात किया गया है, शास्त्री जी के बारे में। ठीक है, तो ये कौन सा संज्ञा हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत से लोग हैं, मतलब बहुत से लोग बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है, मोदी जी का, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली, तो गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेताजी की मृत्यु आज भी एक रहस्य है, तो नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का ही नाम है नेताजी। अब पंडित जी है, तो भारत के, देखिए पूछा जा रहा है कि पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है, तो पंडित जी का। ठीक है, पंडित जी मतलब कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या विशेष स्थान के बारे में या विशेष वस्तु के बारे में अगर बात किया जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है,
इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से, मतलब किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब इनमें से देखिए कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यमुना। ठीक है, क्योंकि यमुना नदी किसी एक नदी का ही नाम है, कोई एक विशेष नदी है जिसका नाम है यमुना। ठीक है, अब सभी नदियों का नाम तो यमुना नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, गाय है तो सब गाय, बहुत सारे गाय होते हैं। ठीक है, पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ होते हैं। आम है, बहुत सारे आम होते हैं। ठीक है, तो यमुना ही एक इसमें ऐसा शब्द है जो किसी विशेष नदी का नाम है, तो इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए, जवाहरलाल नेहरू किस संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक विशेष व्यक्ति थे। ठीक है, एक विशेष व्यक्ति थे, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा ये वर्ड। ठीक है, ये वर्ड, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए और भी सवाल है। मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है। तो मोहन शब्द कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि मोहन एक व्यक्ति है। ठीक है, अब सभी व्यक्तियों का नाम तो मोहन नहीं होगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति ही होगा जिसका नाम मोहन है, या फिर कोई 2-3 ऐसे ही होंगे जिसका, मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति ही है जिसका नाम मोहन होगा। ठीक है, सभी व्यक्तियों का नाम तो मोहन नहीं होगा। तो इस तरह से मोहन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब जातिवाचक देखिए, जातिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है। ठीक है, जो शब्द किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे लड़का। अब इस शब्द में, यानी लड़का शब्द में, दुनिया में जितने भी लड़का है सब लोग आ गए इसमें। ठीक है, सब लोग को लड़का कह सकते हैं। लड़की, सब लोग को लड़की कह सकते हैं। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लड़की लोग हैं, ठीक है, सबको लड़की कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम तो नहीं हुआ। ठीक है, ये सब लोगों को लड़का लड़की कह सकते हैं। ठीक है, जो लड़का है उसको लड़का कहेंगे, जो लड़की है उसको लड़की कहेंगे। नदी, बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं। तो इस तरह से यह एक जाति हो गया। ठीक है, लड़का एक जाति हो गया, क्योंकि लड़का, ठीक है, लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है। ठीक है, नदी, ठीक है, नदी, बहुत सारी नदियां होती हैं, तो इस तरह से नदी एक जाति शब्द हो गया। ठीक है, जैसे हाथी। ठीक है, हाथी, बहुत सारे हाथी होते हैं। कुत्ता, बहुत सारे कुत्ता होते हैं। घोड़ा, ठीक है, बहुत सारे घोड़ा होते हैं। तो इस तरह से यह एक जाति हो गया। जैसे बंदर, ठीक है, ये सभी एक जाति हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द जाति का बोध करवाता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, महिलाएं शहर जा रही हैं। अब शहर कौन जा रही हैं? तो महिलाएं। महिलाएं क्या है? एक जाति है। ठीक है, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बिल्ली चूहे का शिकार करती हैं, इसमें बिल्ली और चूहे दो जाति है। ठीक है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। पक्षी पेड़ पर रहते हैं। अब यहाँ पक्षी तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई भी एक चिड़िया है उसको पक्षी कह सकते हैं। ठीक है, मोर है पक्षी कह सकते हैं उसको। ठीक है, कोयल है पक्षी कह सकते हैं, कौवा है पक्षी कह सकते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी एक जाति का जो बोध कराता है, ठीक है, पूरी जाति को स्पष्ट कराता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब आप समझ गए। जैसे मानव है, ठीक है, मानव, तो मानव एक जाति है। ठीक है, हाथी एक जाति है। ठीक है, ये हाथी अगर हम बोले तो दुनिया के सभी हाथी आ गए इसमें। ठीक है, हाथी अगर मैंने कहा कि हाथी विशाल जीव है,
ठीक है, हाथी विशाल जीव है, तो अब दुनिया के सभी जितने भी हाथी हैं सब तो विशाल ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जाति हो गया तो एक हाथी का, तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब इससे कैसा सवाल आता है, देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, बच्चा शब्द जातिवाचक है। अगर मैंने कहा बच्चा तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सब आ गए इसमें। ठीक है, इस शब्द में सब लोग को, ठीक है, जितने भी बच्चे लोग हैं सब आ गए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा किसी को भी कह सकते हैं जो छोटा है, किसी विशेष व्यक्ति का तो नाम नहीं है। ठीक है, चलिए, हाथी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा। चलिए, समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। देखिए, जो शब्द किसी समूह, समुदाय या फिर झुंड को दर्शाता है। ठीक है, जो शब्द किसी समूह, समुदाय या फिर झुंड को दर्शाता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि संसद, संसद। अब संसद के बिल्डिंग में, संसद वाले बिल्डिंग में जितने लोग भी होते हैं वो सभी संसद होते हैं। ठीक है, वो सभी एक जगह ऐसे इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा रहते हैं संसद भवन में, तो इस तरह से यह एक समूह है। ठीक है, संसद लोग समूह में बैठते हैं, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे सेना, ठीक है, सेना, तो सेना क्या है, एक झुंड में रहते हैं। ठीक है, सेना बहुत लोग एक जगह हैं तो उसको कहेंगे सेना। ठीक है, बहुत सारे आर्मी के जवान अगर एक जगह हो गए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि सैनिक लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे सेना है। तो ये शब्द सेना का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो आर्मी के जवान यहाँ पे हैं, तो इसको कहेंगे कि सेना। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। सभा, ठीक है, सभा, देखिए सभा है, तो अब सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको कहते हैं सभा। तो लोगों के समूह को सभा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। दर्जन, ठीक है, दर्जन, तो दर्जन का मतलब कि केले तौलते हैं अगर हम लोग तो 12 केले लगाते हैं एक दर्जन में। ठीक है, तो 12 किलो का एक दर्जन होता है। तो अब 12 केले एक समूह में हम जब हम गिनते हैं उसको, ठीक है, अलग कर लेते हैं 12 किलो को, तो उसको कहते हैं एक दर्जन। ठीक है, तो ये दर्जन किससे बना, जब हमने किलो का समूह बनाया। ठीक है, जब हमने 12 किलो को एक साथ रखा तो ये हो गया एक दर्जन। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ समूहवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण देखिए, जैसे मुझे सेना में भर्ती होना है, तो इसमें से सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मुझे मेरा परिवार बहुत प्यारा है, तो इसमें परिवार समूहवाचक संज्ञा है। इसमें मैं सभा में जा रहा हूँ, इसमें सभा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण देख लिए। अब सवाल देख लेते हैं। संगठन शब्द कौन सी संज्ञा है, तो संगठन शब्द कौन सी संज्ञा है, तो संगठन का मतलब होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे लोग एक जगह मिल करके काम करते हैं। ठीक है, एक जगह मिल करके काम करते हैं तो उसको कहते हैं संगठन। ठीक है, तो एक जगह मिले हैं तो ये क्या किए हैं, एक ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, एक ग्रुप है लोगों का, एक समूह है, तो इसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सेना। ठीक है, बाकी महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बचपन भाववाचक संज्ञा है, शेर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द्रववाचक संज्ञा ना, द्रववाचक। देखिए, जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु,
द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे धान, ठीक है, मान लीजिए कि धान है या चावल है, गेहूं है, ठीक है, मान लीजिए एक चीज़ चावल है, ठीक है, चावल है। अब चावल को हम क्या कर सकते हैं, उसको गिन तो नहीं सकते हैं, उसको तौल सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, या लीटर में नाप सकते हैं, या फिर जो है और भी चीज़ें, मतलब जिसको नाप तौल सकते हैं, इतना समझिए कि जिस भी वस्तु को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है, उसको द्रववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे कि गेहूं है, गेहूं को तौल सकते हैं तो ये द्रववाचक संज्ञा हो गया। चावल को तौल सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा होगा। गेहूं घी को माप सकते हैं या तौल भी सकते हैं, ठीक है, तौल सकते हैं तो इसको द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। सोना है, इसको तौल सकते हैं, द्रववाचक संज्ञा है। चांदी है, तांबा है, ऊन है, सभी को तौल सकते हैं, इसलिए ये द्रववाचक संज्ञा होगा। मतलब किसी भी, चाहे वो धातु हो या अधातु हो या द्रव हो या कोई सामग्री हो, कोई पदार्थ हो, जिसको हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है, मतलब जो है लीटर में उसको, ठीक है, तौलते नहीं है, उसको मापते हैं लीटर में। ये हुआ 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, इस तरह से। तो मापने वाली चीज़ जितनी भी है या जिसको हम लोग तौल सकते हैं, वो सभी द्रववाचक संज्ञा कहलाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, सोना चांदी से बहुत महंगा है, तो इसमें सोना और चांदी 2 शब्द है, ये दोनों शब्द द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा पानी पी रहा है, तो घोड़ा क्या है, सॉरी घोड़ा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे पानी क्या है, तो पानी द्रववाचक संज्ञा है। इस तरह से जीवंत रहने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, उसको भर करके सिलेंडर में और तौल सकते हैं, ठीक है, कि इतना किलो ऑक्सीजन है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से द्रववाचक संज्ञा समझ लिए। अब इसका कुछ सवाल देख लीजिए कि सोना बहुत महंगा है, इस वाक्य में सोना शब्द है, इस वाक्य में सोना शब्द क्या होगा, तो द्रववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। तो सवाल कुछ इसी तरह का आता है। लास्ट में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे आगे, इसी वीडियो में आगे। अब भाववाचक संज्ञा, तो जिन शब्दों से हमें किसी विशेष भाव, व्यथा, लागनी, अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रेम, नफरत, गुस्सा, दया, करुणा, खुशी, ठीक है, साहस, जिसको हम एहसास कर सकते हैं, ठीक है, बचपन, ईमानदारी, वफादारी, ठीक है। तो ये सभी एक भाव है, ठीक है, ये सभी एक भाव है। जैसे आप गुस्सा कर रहे हैं, तो अभी आप भावनात्मक रूप से बहुत गुस्से में हैं एकदम, और शांत हैं फिर, तो भाव आपका शांत है, ठीक है। आप या फिर आप ज़्यादा कहीं पे जो है भावुक हो जाते हैं, तो भावुक जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा होगा। खुशी शब्द है, भाववाचक संज्ञा। नफरत भाववाचक संज्ञा। करुणा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इस तरह से मानवता भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए, जैसे क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, तो ये सभी भाव का बोध करवा रहे हैं, ठीक है। ये सभी, क्रोध क्या है, भाव है, इमोशंस है, ठीक है। प्रसन्नता इमोशन है, प्रेम इमोशन है, आश्चर्य भाव है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम एहसास करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम एहसास करते हैं उसको भाव कहते हैं, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। सुंदरता, ईमानदारी, यह दोनों गुण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो
ये भी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। बुढ़ापा, बचपन, सुख, ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं क्योंकि ये अवस्था को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जितने कोई भी शब्द, ठीक है, अगर कोई भी शब्द भाव, गुण, अवस्था, ठीक है, उसको दर्शाता है तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। टोटल 10 सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो जो कि इम्पोर्टेंट है और इसी तरह के सवाल जो है किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी कुछ इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। अगर हिंदी व्याकरण का MCQ आपको देखना है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पर देख सकते हैं 150 सवाल का जो है वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो आपको जो है पता होगा कि संज्ञा के भेद 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद मैंने बताया है कि 3 भेद कौन कौन, आधुनिक समय के अनुसार। ठीक है, कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो बाकी, अब कहिएगा कि बाकी के 2 कहाँ चले गए, समूहवाचक, द्रववाचक। तो बाकी के 2 ये जातिवाचक अंतर्गत कर दिए गए हैं। ठीक है, समूहवाचक और द्रववाचक। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो इसको जातिवाचक अंतर्गत कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर पूछे कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो आपको 3 बताना है। और अगर सिंपल में पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 5 बताना है। ठीक है, तो मुख्यतः लगा दे तो आपको 3 ही बताना है। ठीक है, चलिए, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, किस विकल्प में, यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है और पूछ रहा है कि किस में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए, रामायण। ठीक है, रामायण। अब रामायण किसी एक व्यक्ति के बारे में बनाया गया है। ठीक है, एक जो है व्यक्ति के बारे में बनाया गया है, श्री राम जी के बारे में बनाया गया है, तो इसलिए ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मंगलवार। ठीक है, चलिए, मंगलवार कोई जाति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे गरीब जो शब्द है वो समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पे किस शब्द में भाव है, ठीक है, भाववाचक है। देखिए, गंगा है तो एक व्यक्तिवाचक है क्योंकि गंगा किसी एक नदी का नाम है या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, फिर हंसी है तो हंसी एक क्या है, भाव है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर देखिए, सभा है, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए निम्न में से किस विकल्प में द्रववाचक संज्ञा है। अब इनमें से द्रववाचक संज्ञा कौन सा है, देखिए ऑप्शन क्या है, पारा, पंजाब, पाकिस्तानी, कक्षा। सही उत्तर होगा पारा। ठीक है, तो पारा जो है वो उसको नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा।
बाकी पंजाब जो है किसी एक जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पाकिस्तानी एक जाति का नाम है, ठीक है, मतलब पाकिस्तानी जो है शब्द का इस्तेमाल हम लोग पूरे पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक हो जाएगा। कक्षा समूहवाचक होगा, ठीक है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे लोग रहते हैं। इस तरह से झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा होगा, तो झुंड शब्द एक समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। समूहवाचक को ही समुदायवाचक भी कहते हैं, ठीक है, तो समूहवाचक को ही समुदायवाचक कहा जाता है, ठीक है, इसका मतलब भी समूहवाचक ही होगा, ठीक है। समुदायवाचक को ही समूहवाचक के नाम से जाना जाता है, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो झुंड, जैसे आपने सुना होगा कि पक्षी झुंड में रहते हैं, ठीक है, या फिर शेर झुंड में रहता है, तो इस तरह से झुंड जो शब्द है वो एक समूह को दर्शाता है, ठीक है, तो इस तरह से समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, चावल शब्द में संज्ञा है, अब चावल शब्द में कौन सा संज्ञा होगा, तो इसका सही उत्तर होगा द्रववाचक, ठीक है, क्योंकि चावल को हम तौल सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अब इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, देखिए इनमें से व्यक्तिवाचक कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, ठीक है। जयपुर एक किसी स्थान का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसी तरह से यहाँ पे नदी है, तो नदी क्या है, एक पूरी नदी के बारे में बताता है, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर यहाँ पे पंखा है, तो पंखा ये पूरे पंखा को दर्शाता है, ठीक है, पूरे दुनिया में जितने भी पंखे हैं सबको दर्शाता है, तो इसलिए ये भी जातिवाचक होगा। कुत्ता जातिवाचक होगा, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अब इसमें से आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा, ठीक है। इतना मैंने आपको समझाया है, अब आप बताने की बारी आपकी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, ये चारों में से, ठीक है, चारों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियोज़ आपको, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट में मिलता रहेगा। अगला वीडियो जो है सर्वनाम का होगा, फिर उसके बाद क्रिया विशेषण का होगा, ठीक है, क्रिया विशेषण, इस तरह से सभी जितने भी ग्रामर में टॉपिक्स हैं सब टॉपिक के बारे में हम लोग जो है एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।